एक पुरानी बुक स्टोर में एक लड़का बड़े ही ध्यान से एक अजीब सी किताब के पन्ने पढ़ रहा होता है। ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल। कुछ देर बाद पॉल घर वापस लौट आता है। घर के अंदर उसकी सिस्टर उसे देखते ही कहती है पॉल वापस आ गए। लेकिन अगले ही पल वो मन ही मन सोचने लगती है, लगता है ये फिर से उसी बुक स्टोर में गया था। कुछ दिनों से इसकी हरकतें और भी अजीब हो गई हैं। वैसे पहले भी ये ज्यादा नॉर्मल नहीं था, लेकिन अब बात कुछ अलग ही लग रही है। इसी बीच वो अपने फोन पर वायरल ड्रेस वाली फोटो को देखते हुए बोल पड़ती है, ये क्या बकवास है, ब्लू और ब्लैक, अरे ये तो ड्रेस क्लियरली व्हाइट और गोल्ड है, क्या लोगों ने कुछ पी रखी है। फिर वो पॉल की तरफ देखते हुए कैजुअली पूछती है, सुनो पॉल, बस कंफर्म करना था कि तुम्हारे हिसाब से इस ड्रेस का कलर क्या है। लेकिन पॉल का ध्यान किसी और चीज पर होता है। वो उस किताब की मदद से एक डीमन को समन करने की रिचुअल कंप्लीट कर रहा होता है, और हैरानी की बात यह है कि वो रिचुअल सक्सेस भी हो जाता है। अगले ही पल उसके सामने एक असली डीमन समन हो जाता है। ये मंजर देखते ही पॉल की सिस्टर बिना एक सेकंड गवाए दरवाजा बंद कर देती है। डीमन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं इम्प्रेस हुआ इंसान, सोचकर भी हैरानी होती है कि एक अकेला इंसान मुझे बुला सकता है। मैं हूँ एस्ट्रोरॉथ, नर का 23 महान ड्यूक्स में से एक। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा 6 दिनों के लिए दूंगा, और बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। अब बताओ, इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। पॉल थोड़ा झिझकता है और कहता है, वो एक लड़की है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी मेरे बारे में वैसा ही फील करती है। शायद उसे तो मेरा नाम भी याद ना हो। मुझे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगा शायद तुम मेरी उससे बात कराने में मदद कर सकते हो। ये सुनते ही डीमन कुछ पल के लिए एकदम बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर हैरानी से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, क्या। तभी सीन पर उस लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम एलिना है और वो एक कैफे में काम करती है। पॉल दूर से छुप छुप के एलिना को देख रहा होता है। फिर वो एस्तरोथ से कहता है, फादर की दुकान से उसे आराम से देखा जा सकता है, ये परफेक्ट जगह है। डीमन गहरी सांस लेकर कहता है, सुनो इंसान, मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ। पॉल सीधा जवाब देता है, नहीं मुझे नहीं पता। डीमन गर्व से कहता है, मैं एस्टोरोथ हूँ, नर के 23 महान ड्यूक्स में से एक। मैं 300 डीमन आर्मी का राजा हूँ। मैं चाहूँ तो इस पूरे शहर को राख बना सकता हूँ, तुम्हारे सारे दुश्मन को मिटा सकता हूँ और तुम्हें राजा बना सकता हूँ। इतनी भारी शक्ति तुम्हारे पास है और तुम सिर्फ एक लड़के के पीछे भाग रहे हो। पॉल शांत आवाज में कहता है, मुझे दुनिया नहीं जलानी है, बस उसके दिल में अपने लिए छोटी सी चिंगारी जलानी है। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर एलिना पर पड़ती है। वो किसी दूसरे लड़के के साथ मुस्कुराकर बात कर रही होती है। ये देखकर पॉल बिल्कुल सन्न रह जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। कुछ देर बाद वो आदमी आराम से घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक जमीन से कई हाथ निकलते हैं और देखते ही देखते उस आदमी को खींचकर जमीन के अंदर ले जाते हैं। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है, वो एक अजीब सी जगह पर होता है। उसके सामने कुर्सी पर पॉल बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा होता है। घबराकर वो आदमी पूछता है, ये जगह क्या है। पॉल बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, तुम लिम्बो में हो। वो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। पॉल उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मर चुके हो और अगर अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ सच कबूल करना होगा। फिर पॉल उसके सामने एलिना का फोटो रख देता है। मुझे पता है कि तुम एलिना को जानते हो। वो आदमी घबरा कर कहता है, हाँ। पॉल तुरंत अगला सवाल पूछता है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। वो आदमी हिचकिचाते हुए बोलता है, हम दोस्त हैं, बस इतना ही। पॉल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा सिर्फ दोस्त या फिर खास दोस्त। वो आदमी तुरंत मना कर देता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम बस एक जगह पर काम करते हैं। ये जवाब सुनते ही पॉल एलिना की फोटो देखकर चैन की सांस लेता है, अच्छा ऐसा है। सच कहूँ तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो हंसते हुए कहता है, और हाँ सॉरी, तुम मरे नहीं हो, ये सब तुम्हें डराने के लिए एक छोटा सा प्रैंक था। वैसे ये मेरा बेडरूम है और वहाँ सामने एग्जिट। वो आदमी बिना पीछे देखे तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही पॉल मुस्कुराते हुए एस्तरोथ से कहता है, सुना तुमने, उसने खुद कहा कि वो एलिना को डेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही पॉल सामने देखता है, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी सिस्टर एस्तरोथ के हाथों में बेहोश पड़ी होती है। डेमन तुरंत सफाई देते हुए कहता है, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेकिन पॉल बिना कुछ सोचे सीधा 911 पर कॉल कर देता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपकी इमरजेंसी क्या है। पॉल बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है, एक डेमन ने मेरी सिस्टर पर हमला कर दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। डेमन तुरंत बीच में बोल पड़ता है, अरे वो बस मुझको देखकर बेहोश हो गई है, बस इतनी सी बात है। पॉल कुछ पल के लिए सोचता है, फिर शांत होकर कहता है, समझ गया,
सच में तुम्हारा चेहरा काफी डरावना है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। इतना कहकर वो अपनी सिस्टर को उठाता है। मैं इसे उसके बेड तक छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद पॉल मुस्कुराते हुए एस्तोरोथ से कहा था, तुम काफी हैरान लग रहे हो ना। जब मैंने तुम्हें समन करने का तरीका ढूंढ रहा था, तब उस पुरानी किताब से मैंने कुछ काम के स्पेल्स भी सीख लिए। फिर वो सामने खड़ी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, और हाँ, एक और काफी इंटरेस्टिंग स्पेल भी है। पॉल अपने हाथ से विक्ट्री का साइन बनाता है। अगले ही पल वही निशान बिल्डिंग की छत पर बन जाता है। ये देखकर एस्तोरोथ भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है। कुछ लोग एक सीक्रेट मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। मीटिंग का हेड गंभीर आवाज में बोलता है, इतनी जल्दी यहाँ पहुंचने के लिए शुक्रिया। शायद तुम सब ने आते वक्त बिल्डिंग के छत पर बना वो विशाल हाथ देखा होगा। बिना किसी शक के ये डीमन वर्शिपिंग कल्ट सन्स ऑफ बेफोमेथ का सीधा हमला है। इतना शक्तिशाली जादू सिर्फ स्किल्ड कॉन्ज्यूरर्स का एक पूरा ग्रुप ही इस्तेमाल कर सकता है। ये उनकी फॉरबिडन मैजिक में से की गई बचकानी प्रोवोकेशन है। लेकिन आम लोग अभी भी उन अंधेरी शक्तियों से अनजान हैं जो इस दुनिया को घेरे बैठी है। सदियों से हॉली ऑर्डर ने इस दुनिया की रक्षा की है और आज भी करता रहेगा। हमें जितना जल्दी हो सके इसका पता लगाना होगा। तभी एक आदमी बीच में टोक पड़ता है, सर अगर मेरी बात मानिए तो मुझे लगता है कि इससे भी जरूरी एक और इशू डिस्कस करना चाहिए। हेड हैरान होकर पूछता है, और वो क्या है? वो आदमी पूरी सीरियसनेस के साथ कहता है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि बेस्ट पावर पफ गर्ल कौन है। रूम में खड़ी एक लड़की तुरंत बोलती है, इसमें डिसाइड करने जैसा क्या है, सबको पता है कि बेस्ट गर्ल कौन है। वो आदमी जवाब देता है, बिल्कुल बटरकप ही बेस्ट है। बस कुछ मूर्ख लोग हैं जो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तभी एक गंजा आदमी धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? वो आदमी बिना डरे बोलता है, बटरकप जबरदस्त फाइट करती है, एकदम कूल है, और क्या चाहिए? गंजा आदमी तुरंत जवाब देता है, बबललेस जानवरों से बात कर सकती है, तुम जैसा जानवर सुअर क्या जानेगा। और वो स्पेनिश और जापानीज भी बोलती है। वो आदमी हंस पड़ता है, क्या तुम मानसिक रूप से कमजोर हो? तुम उस रोने वाली को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? तभी वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, नहीं, मोजो जोजो ही बेस्ट गर्ल है। ये सुनते ही सब एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगते हैं। गंजा आदमी कहता है, ये तो हद है, तुम सभी हेटर्स को बबललेस की महानता मान लेनी चाहिए। दूसरा आदमी फिर बोलता है, तुम पागल हो, अगर इतने अनरियलिस्टिक कैरेक्टर में पसंद करने लायक है ही क्या? कम से कम बटरकप तो रिलेटेबल है। पावर पॉप गर्ल से शुरू हुई बहस धीरे धीरे एनिमे और मानवा कैरेक्टर तक पहुंच जाती है और पूरी मीटिंग बेकार की आर्गुमेंट में बदल जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। हेड आदमी गहरी सांस लेकर मन ही मन सोचता है, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। अब इन बेवकूफों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुशकिस्मती से मेरे पास एक भरोसेमंद एजेंट अभी भी है। शायद वो अनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन उसकी स्किल्स बिल्कुल जीनियस है। वो तुरंत किसी को कॉल लगाता है, एजेंट मूर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी मिशन है। मैं कल आकर सारी डिटेल्स दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी सर समझ गई, अलविदा। कॉल खत्म होते ही पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा कॉल खत्म हो गई, टेबल नंबर 6 पर तुम्हारी जरूरत है। वो लड़की तुरंत कहती है, ठीक है मैं अभी आई। और तब रिवील होता है ये एजेंट और कोई नहीं बल्कि एलिना खुद है। इधर पॉल और एस्तरोथ आराम से माइनक्राफ्ट खेल रहे होते हैं। अचानक पॉल चिल्लाता है, मैं उड़ गया और मेरा घर भी, ये साला क्रीपर। फिर वो एस्तरोथ से कहता है, अगर हो सके तो मेरे लिए थोड़ा कोपल स्टोन ले आओ, मैं तुम्हें आयरन पिकेक्स दे दूंगा। इसी तरह वक्त बीत जाता है और स्कूल जाने का टाइम आ जाता है। घर से निकलते हुए पॉल कहता है, फादर लगभग 1 घंटे में अपना ट्रिप से वापस आ जाएंगे। जब तक मैं स्कूल से लौटूंगा क्या तुम लिविंग रूम की सफाई कर दोगे? और हाँ, कहीं छुप भी जाना। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, मिलते हैं। इतना कहकर पॉल स्कूल के लिए चला जाता है। अब घर में एस्तरोथ सिर्फ अकेला रह जाता है। कुछ पल अकेले बैठने के बाद वो अपने सर्वेंट को समन करता है। वह सर्वेंट उसके सामने सर झुकाकर एक साथ कहते हैं, आपने हमें फिर से बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। दोबारा आपकी सेवा करने का मौका मिला, मास्टर एस्तरोथ। एस्तरोथ बिना कुछ कहे उन्हें सफाई का सारा सामान दे देता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो खुद भी उनके साथ घर साफ करना शुरू कर देता है। काम करते करते एक सर्वेंट धीरे से अपनी सिस्टर से पूछता है, सिस्टर तुम्हें क्या लगता है मास्टर एस्तरोथ ने हमें इतना छोटा सा काम करने के लिए क्यों बुलाया होगा? और क्या ये किसी आम इंसान का घर नहीं है?
उसकी सिस्टर शांत आवाज़ों में जवाब देती है, क्या मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? ये एक टेस्ट है। हम उनके सबसे करीबी सर्वेंट में से एक हैं। हमारा फर्ज है कि बिना सवाल किए हुए उनकी हर इच्छा पूरी करें। उनका शब्द ही कानून है। हमें उन पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। सर्वेंट तुरंत सर झुका देता है, समझ गया। उन पर शक करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। लेकिन उसी पल उसके हाथ से सफाई करने वाला इक्विपमेंट टूट जाता है। वो एकदम सन्न रह जाता है और घबरा कर अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। उसकी सिस्टर भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर गुस्से में बोल पड़ती है, मूर्ख आदमी, मास्टर ने जो इक्विपमेंट दिए थे उसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? वो सर्वेंट शर्मिंदगी से कहता है, मुझे पता है, मैं खुद मास्टर को अपनी गलती बताऊंगा और जो भी सजा मिलेगी बिना शिकायत के स्वीकार कर लूंगा। लेकिन उसकी सिस्टर उसे तुरंत रोक देती है और एक आइडिया देते हुए कहती है, हम इसकी जगह नया खरीद सकते हैं, शायद मार्ट नाम की जगह पर मिल जाए। सर्वेंट हैरानी से पूछता है, मार्ट? वो हाँ में सर हिलाती है और कहती है, लेकिन काम को अधूरा छोड़कर जाना भी शर्म की बात होगी। सर्वेंट कुछ पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, मेरे पास एक तरीका है। अगले ही पल वो टूटा हुआ हैंडल अपने पैर में घुसा देता है और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी सिस्टर भी उसके साथ चिल्लाने लगती है, जैसे सब कुछ प्लान का ही हिस्सा हो। उसके पैर से बहने वाला खून धीरे धीरे फ्लोर में फैल जाता है। ये सब एस्तरो चुपचाप देख रहा होता है। अब उसका काम और भी बढ़ चुका था। कुछ देर बाद दोनों सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। पूरी सफाई आखिरकार एस्तरोत को अकेली खत्म करनी पड़ती है। काम निपटने के बाद वो आराम से बैठकर चाय पीने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका सब्र टूट जाता है। गुस्से में वो सामने रखी टेबल को जोर से पलट देता है और चीख पड़ता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या इस तुच्छ इंसान के साथ रह रह कर मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं नर का एक महान ड्यूक हूँ। मैं एस्तरोथ हूँ। तभी घर का दरवाजा खुलता है। पॉल के फादर अंदर आते हैं। डीमन तुरंत उनकी तरफ मुड़कर देखता है। पॉल के फादर पूरी विनम्रता से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपकी किसी तरह की मदद कर सकता हूँ? सीन तुरंत स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक लड़का अपने डेस्क पर बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है कि कितना बोरिंग है। हाई स्कूल शुरू हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है और मुझे अभी से लग रहा है कि ये पूरा वक्त बर्बाद होने वाला है। तभी एक लड़की उसके डेस्क के पास आकर रुक जाती है। वो विनम्रता से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि ये मेरी डेस्क है। टीचर ने कहा था कि सब अपनी अपनी सीट पर ही बैठेंगे, तो अगर तुम। लड़का उसकी बात काट देता है, कितनी परेशान करने वाली हो? फिर उसे ध्यान से देखकर पूछता है, वैसे तुम हो कौन और किस बारे में बात कर रही हो? लड़की थोड़ी हैरानी से जवाब देती है, सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा हो। क्या तुम बीमार थे या और कुछ? लड़का अचानक थोड़ी ऊंची आवाज में बोल देता है, सुनो। उसकी आवाज सुनते ही पूरा क्लास का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो मन ही मन सोचता है, रुको, असल में ये लोग है कौन? वो धीरे से क्लास के बाहर जाता है। दरवाजे पर लिखा होता है, रूम 103। ये देखते ही उसका होश उड़ जाता है। ये तो मेरी क्लास है ही नहीं। अब वो बिना किसी की नजर में आए चुपचाप निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है, वो अपना बैग तो अंदर ही भूल आया है। खुद को संभालते हुए वो मन ही मन कहता है, शांत हो जाओ। अगर मैं वापस जाऊंगा तो शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस बैग उठाना है और निकल जाना है। इसी बीच पॉल भी स्कूल में पहुंच जाता है। उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है। उधर वो लड़का धीरे धीरे क्लास के अंदर घुसता है और खुद से कहता है, नॉर्मल लिखना है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वो बैग उठाकर जाने वाला ही होता है। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे पॉल भी क्लासरूम में आ जाता है। वो एक लड़की को देखकर कहता है, जोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा हम अब एक क्लास में नहीं हैं। जोई मुस्कुराकर जवाब देती है, हम एक क्लास में नहीं है पॉल, ये रूम 103 है। पॉल हल्का सा झिझकता है और कहता है, मेरी सफाई में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये लड़का मेरे क्लास का ही है। मैं तो बस इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। जोई हैरानी से बोलती है, अच्छा तो तुम फिर आ ही गए? पॉल उसे पूछता है, तो तुम उसे जानती हो? जोई हाँ में सिर हिलाती है और उसे बताती है, ये कुछ देर पहले ही मेरे सीट पर बैठा हुआ था। पॉल हंसते हुए कहता है, सच में मैंने इसे बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन लगता है ये अपना बैग यहीं भूल गया। काफी एम्बेरेसिंग सिचुएशन है। उन दोनों की पूरी बात वो लड़का भी सुन रहा होता है और हर गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हॉली कैफे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही हॉली ऑर्डर का हेड उतरता है। इसी कैफे में वो लड़का भी पार्ट टाइम काम करता है। हेड अंदर आते ही कहता है, मुझे एलिना मूर से मिलना है, मैं उसके लिए कुछ पटाखे लाया हूँ। वो लड़का शक भरी नजरों से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? हेड मन ही मन सोचता है, और एक शक करने वाला आदमी, क्या ये दिन कभी खत्म नहीं होगा क्या? चलो इसे लगने देते हैं कि मैं एजेंट मूर का कोई रिश्तेदार हूँ, बात आसान हो जाएगी।
फिर वो बोलता है, मैं जोहन मूर हूँ, उसका अंकल। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पीछे से आवाज आती है, प्रेसिडेंट लिविंस। एलिना वहां पहुंच चुकी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप मेरी उम्मीद से पहले आ गए। कृपया मेरे साथ पीछे आंगन में चलिए, हम वहां आराम से बात कर सकते हैं। जाते जाते हेड उस लड़के की तरफ देखते हैं। मैं जोहन मूर लिविंस हूँ, उसका अंकल और एक प्रेसिडेंट भी। आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। पीछे आंगन में पहुंचकर एलिना कहती है, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम आमतौर पर अपना ब्रेक यहीं स्पेंड करते हैं। हेड अपने बैग में से केस निकालते हुए कहता है, एजेंट मूर, इस बार का मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हमारा दुश्मन सन्स ऑफ बेफोमेट नाम का कल्ट माना जा रहा है। इसका मतलब तुम्हें कंज्यूरर्स और छोटे डिमंस का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर वो केस खोलकर वेपन दिखाते हुए कहता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए द रेड एम्बर MK2 लाया हूँ। इसमें पवित्र चांदी की गोलियां भरी हैं, 15 राउंड डबल स्ट्रैक मैगजीन के साथ। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी है, इसलिए तुम्हें ये मिशन अकेले ही हैंडल करना होगा, ताकि दुश्मन को जरा भी शक ना हो। और मन ही मन वो सोचता है, मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि बाकी एजेंट को तो इस मिशन की परवाह ही नहीं थी। एलिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दिन के लिए तो ट्रेनिंग की है। लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलने ही वाला होता है। बाहर से वही लड़का आवाज लगाता है, बीच में टोकने के लिए, सॉरी एलिना, क्या तुम्हें पता है कि क्लॉस कहाँ है? वो कल भी काम पर नहीं आया था। उसकी आवाज सुनते ही एलिना और हेड दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। रिएक्शन देने में एलिना एक सेकंड भी नहीं लगाती। वो जोर से दरवाजा पर लात मारती है। दरवाजा खुलते ही वो लड़का अंदर घुसने से पहले दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। एलिना घबराहट में जोर से कहती है, अरे विन, मैं कपड़े बदल रही थी। तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। बेचारा विन जमीन पर गिरे हुए बस दर्द से कराह रहा होता है। उधर स्कूल से घर लौटते वक्त पॉल की नजर फिर से कैफे पर पड़ती है, लेकिन आज एलिना बाहर नजर नहीं आती। निराश होकर वो फिर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर उसी टेबल पर पड़ती है जिसे एस्तरोत ने फेंका था। तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत उसे रोक देती है और कहती है, ज्यादा पास मत जाना, ये खतरनाक हो सकता है। पॉल विनम्रता से उनकी तरफ देखकर ग्रीट करता है। उस बुजुर्ग महिला का नाम ली होता है। वो टेबल की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने आज इसे सुबह आसमान से गिरते हुए देखा था, ये एक उल्का पिंड है। पॉल हल्का सा मुस्कुराता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फिर नम्रता से कहता है, मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ हो। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। रास्ते भर वो मन ही मन सोचता है, वो बुढ़िया काफी अजीब थी। जो भी हो, मुझे बस घर जाकर थोड़ा आराम करना है। जैसे ही पॉल घर के अंदर कदम रखता है, उसके फादर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। वेलकम बैक पॉल, स्कूल कैसा रहा? फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, सच में वक्त काफी तेज से निकल जाता है। सोचो, तुम अब हाई स्कूल में हो। चलो अब बताओ, तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा रहा? मुझे यकीन है कि बहुत कुछ हुआ होगा। पॉल अपने फादर की बात सुनकर एक पल के लिए घबरा जाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए वो धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एस्तरोथ उसके रास्ता रोक देता है। पॉल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम यहीं थे एस्ता, ये कॉस्ट्यूम तो कमाल का लग रहा है। तुम आज रात कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट पक्का जीतने वाले हो। लेकिन एस्तरोथ बिना कुछ कहे अपने हाथ में फायर मैजिक जला देता है। पॉल फिर भी बात को संभालने की पूरी कोशिश करता है। वो तुरंत अपने फादर की तरफ मुड़कर कहता है, ये वही CGI वाली चीज है जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था। काफी रियलिस्टिक लग रही है ना? आजकल मूवी में भी इसी तरह के इफेक्ट्स का यूज होता है। पॉल के फादर शांत अंदाज में जवाब देते हैं, मुझे तो सिर्फ अंदाजा है, लेकिन ये किसी कॉस्ट्यूम जैसा तो नहीं लग रहा। ये सुनते ही पॉल के माथे पर पसीना आ जाता है। फिर भी वो अपना एक्टिंग जारी रखता है। हंसते हुए वो एस्तरोथ का हाथ पकड़ लेता है और अपने रूम में ले जाता है। दरवाजा बंद होते ही वो गहरी सांस लेता है और कहता है, ये तो बहुत बुरा है। उम्मीद करता हूँ फादर को कुछ समझ नहीं आया हो। लेकिन एस्तरोथ की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वो कहता है, बस ये नाटक अब खत्म करो इंसान। मुझे पता है तुम असल में किसके लिए काम कर रहे हो। पॉल पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर मजाक में कहता है, मेरी तो अभी तक कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। लेकिन एस्तरोथ उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। वो आगे कहता है, कितनी बड़ी मूर्खता थी मेरी। इतनी देर बाद मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हें जानबूझकर मुझे इस दुनिया में बुलाने का हुक्म दिया गया था, ताकि मेरे बिना नर का साम्राज्य कमजोर पड़ जाए और उस पर आसानी से हमला किया जा सके। और इतनी घटिया और इतनी हिम्मत वाली साजिश सिर्फ एक ही शख्स रच सकती है, नर की महान ड्यूचेस डेंटिलियन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पॉल अभी कुछ जवाब दे नहीं पाता कि तभी उसके फादर रूम के अंदर आ जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं, पॉल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी।
पॉल तुरंत उनकी तरफ मुड़ता है। फादर की आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। वो उससे पूछते हैं, बात तुम्हारी बहन जूलियट के बारे में है। तुम्हारे घर आने से पहले उसके स्कूल से फोन आया था। उन्होंने बताया है कि वो पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं गई और उसके दोस्त भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकती है? ये सुनते ही पॉल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है, क्या सच में? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। आखिरी बार मैंने जूलियट को। इतना कहते ही उसने और डीमन ने जूलियट के साथ जो कांड किया था वो सब उसको याद आ जाता है। सीन 2 दिन पहले का दिखाया जाता है। जूलियट बस में सफर कर रही होती है। फ्लैशबैक और पीछे चला जाता है उस दिन जब पॉल ने एस्टेरोथ को समन किया था। जूलियट ने अनजाने में सब कुछ देख लिया था। पहली बार देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दोबारा दरवाजा खोलकर देखने की हिम्मत करती है, लेकिन इस बार भी एस्टेरोथ वहीं पर खड़ा होता है। ये देखते ही जूलियट घबराकर तुरंत दरवाजा बंद करती है और भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधा पलंग से टकरा जाती है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है। उसे लगता है कि शायद कल जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक बुरा सपना था। इसी सोच के साथ वो आराम से उठती है और नाश्ता करने के लिए नीचे चली जाती है। उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है और वहां पर पहले से ही एस्टेरोथ आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसे देखते ही जूलियट बुरी तरह घबरा जाती है और अगले ही पल दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ती है, लेकिन असल में वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। पॉल बिना कुछ सोचे उसे उठाकर उसके बेडरूम तक छोड़ आता है। रूम में अकेले रह जाने के बाद जूलियट की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उस रात वो अपने फोन पर एक एग्जॉर्सिस्ट, शायद भूत भगाने वाला कहते हैं, उसको ढूंढने लगती है। काफी देर रिसर्च करने के बाद उसे इंटरनेट पर एक अफवाह के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि स्कैर्ड फॉरेस्ट में एक बहुत शक्तिशाली एग्जॉर्सिस्ट रहता है। जूलियट तुरंत उससे मिलने का फैसला कर लेती है। अगले दिन वो बस स्टॉप पर बैठकर गहरी सोच में डूब जाती है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या मैं सच में इंटरनेट पर किसी रैंडम अफवाह पर भरोसा करने जा रही हूँ? शायद कोई और रास्ता हो। मुझे वापस चले जाना चाहिए। और वो घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एस्टेरोथ ने जो भारी टेबल गुस्से में बाहर फेंक दिया था उस पर पड़ती है। यह देखते ही जूलियट को यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सपना नहीं हकीकत थी। अब उसके पास लौटने की कोई वजह नहीं बची थी। वो चुपचाप बस में बैठ जाती है और सीक्रेट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद जूलियट हर जगह उस एग्जॉर्सिस्ट को ढूंढने लगती है, लेकिन घने जंगल देखते ही देखते उसे भटका देते हैं। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पछताते हुए मन ही मन सोचने लगती है, मैं यहाँ आई ही क्यों। तभी अचानक किसी की जोर से आवाज सुनाई देती है। संभल के जूलियट कुछ समझ पाती है। उससे पहले ही एक बड़ा सा कचरे का बैग सीधा आकर उस पर गिरता है। जूलियट खुद को देखकर मन ही मन हंस पड़ती है। मैं तो पूरी तरह कचरे से ढक गई। लेकिन जैसे ही वो उस लड़के का चेहरा देखती है, उसका ध्यान एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम होता है। वो जूलियट को खड़ा करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। सीक्रेट फॉरेस्ट में तुम्हारे जैसा कोई भटकता हुआ इंसान सिर्फ एक ही वजह से आता है। तुम महान मास्टर एग्जॉर्सिस्ट सैन लॉन्ग से मिलना चाहती हो ताकि उनकी डिसाइपल बन सको, है ना? जूलियट तुरंत सिर हिलाकर कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लड़का उसकी बात सुने बिना अपना परिचय देता है। मेरा नाम क्लॉस है। मैं खुद ही कल मास्टर सैंग लॉन्ग का डिसाइपल बना हूँ। जब तक तुम उनकी ट्रेनिंग के लिए लायक नहीं बन जाती तब तक मैं ही तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा। चलो और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। इतना कहकर क्लोस एक ड्रामेटिक फाइटिंग पोज बना लेता है। कुछ पल तक बिल्कुल कुछ नहीं होता। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ये था इंटरनल रोर ऑफ द सिल्वर लायन, एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक जो डीमन को दूर भगा सकती है। क्लॉस अपनी टेक्निक दिखाने के बाद पूरी कॉन्फिडेंस से जूलियट की तरफ देखता है। जूलियट सीधा सा जवाब देती है, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्लॉस बिना घबराए कहता है, ठीक है, अब तुम्हारी बारी। अपनी आंखें बंद करो, अपनी अंदर की शक्ति को अपने पेट में महसूस करो, और जब लगे कि और वो नहीं रुक सकती तो एक ही जगह में अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बाहर निकाल दो। जूलियट उसकी बात सुनकर मन ही मन कहती है, ये क्या बकवास है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मदद ढूंढने के लिए मुझे इतना दूर आना पड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि पॉल ने एक डीमन समन कर लिया है। और अब यहाँ पर एक अजीब सा लेकिन काफी हैंडसम लड़का खड़ा है जो बस अजीब अजीब बातें कर रहा है। इसी उलझन में जूलियट अचानक अपनी आंखें खोल देती है और उसी पल एक जबरदस्त एनर्जी प्रेशर हर तरफ फैल जाता है। इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि आसपास के बड़े पेड़ भी एक पल में कटकर नीचे गिर जाते हैं। ये अचानक हुई एनर्जी ब्लास्ट इतनी पावरफुल थी कि दूर बैठा एस्टेरोथ भी इसे तुरंत महसूस कर लेता है। सीन दोबारा सीक्रेट फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है। वहां क्लोज जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है।
चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। जूलियट खुद भी हैरानी से खड़ी होती है। उसके कपड़ों से भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा होता है और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी अभी हुआ क्या।